अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमने प्रोबेबिलिटी का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। तो हमने 3-4 टॉपिक इससे पहले जो हमने कर लिए हैं प्रोबेबिलिटी। तो आज जो हमने पढ़ना है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का तो आप लोगों को पता है, लेकिन कंडीशनल से क्या मुराद है? कंडीशनल से मुराद है कि उस पर हम जो भी क्वेश्चन कोई करेंगे उस पर एक कंडीशन हमें इम्पोज़ कर देंगे या हमें कंडीशन दे देंगे, इफ़ एंड इफ़ वाली, ठीक है। कि अगर आपके पास कोई अगर दो कोई इवेंट हैं, एक इवेंट पहले हो चुका है, दूसरा इवेंट होना है, या पहला दूसरा हो चुका है, पहला होना है, तो इस तरह का कोई चक्कर होगा, वो हम देखेंगे बाद में जब हम क्वेश्चन करेंगे, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे तो हमें आसानी से अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लेट एस बी द सैम्पल स्पेस। एस कोई हमारे पास एक सैम्पल स्पेस है ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसकी एक सैम्पल स्पेस एस है। एंड ई एंड एफ आर टू एसोसिएटेड इवेंट, दो इवेंट ले लिया उसने, एक ई ले लिया और एक एफ ले लिया एस के साथ। देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, कि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है, इवेंट ई की हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है इफ़ एफ हैज़ अकर्ड, कि जब एफ इवेंट हो चुका, ठीक है। कि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट ई के लिए, लेकिन जो एफ़ है वो पहले ही इवेंट मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। तो ये कैसे हो चुका है या कैसे देखना है हमने, वो आगे हम जब फार्मूला पढ़ेंगे या उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे उस तरह हमें पता चलेगा। तो बस आपने एक बात याद रखनी है, जब भी आपको इफ़ वाला कोई क्वेश्चन इस तरह का मिलता है कि दो आपके पास इवेंट्स होते हैं, एक इवेंट होना होता है और एक हो चुका है, जैसे यहाँ पे उसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इफ़ एफ़ हैज़ अकर्ड, कि एफ़ हो चुका, एफ़ इवेंट जो है वो हो चुका है, तो हमने एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? इवेंट ई के लिए, ठीक है। तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एंड इज़ डिनोटेड बाई पी ई बाई एफ़, पी ऑफ ई बाई एफ़ से हम इसको डिनोट करते हैं। और ये गिवन है, जो इसका फार्मूला वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ़ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ़, ठीक है। यानी कि अगर आपको किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसके लिए जो दूसरा इवेंट है, जो एफ़ है यहाँ पे जो हो चुका है, वो बतौर सैम्पल स्पेस इस इवेंट ई के लिए यूज़ होगा। क्योंकि हम अगर फार्मूला प्रोबेबिलिटी का देखें तो नीचे क्या आता है? एन ऑफ एस, जो कि हमारी सैम्पल स्पेस के टोटल सैम्पल पॉइंट्स होते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स जो होती हैं उसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर है पी ऑफ एफ़, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ़। तो यहाँ पर जो ये एफ़ है, जो सेकंड हमारा इवेंट है, वो बतौर सैम्पल स्पेस इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इसी डेफिनेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ़, नंबर ऑफ़ सैम्पल पॉइंट्स किसके? ई इंटरसेक्शन एफ़, यानी कि जब हम ई और एफ़ का इंटरसेक्शन करेंगे, इनमें से जो कॉमन पॉइंट्स आएंगे, वो जो सैम्पल पॉइंट्स होंगे वो नीचे जो होगा एफ़, उसके सैम्पल पॉइंट्स अगर इनको हम डिवाइड करें तब भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का होगा, ठीक है। लेकिन ये वाली जो डेफिनेशन है पॉपुलर है, हमने इसी को ही फॉलो करना है, इस वाली डेफिनेशन को। इससे भी हो सकता है लेकिन हमने इसके मुताबिक चलना है, ठीक है। तो अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एक रैंडम सी मैंने कोई एग्जांपल ली है, एक्सपेरिमेंट है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। जब हम 3 कॉइन को हम क्या करते हैं? टॉस करते हैं। 3 कॉइन, 2 नहीं, 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 की बात कर रहे हैं। तो उसकी सैम्पल स्पेस क्या होगी? मैंने आपको फार्मूला बताया था 2 पावर 3, क्योंकि 2 ही होते हैं, हेड और टेल, 2 उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और 3 कॉइन है तो 2 पावर 3 इक्वल हो जाएगा 8, यानी कि 8 सैम्पल पॉइंट्स बनेंगे। ये हमारी सैम्पल स्पेस, मैंने इसको लिखा हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हमने सैम्पल पॉइंट्स बना लिए। इसके अलावा इसका कोई भी पॉसिबल सैम्पल पॉइंट्स नहीं बन सकता, ठीक है। तो यही 8 बनते हैं जो हमने बना लिए। अब इवेंट ई जो है वो हमने लिया है कि एट लीस्ट 2 हेड अपीयर, हमने वो सैम्पल पॉइंट्स लेने हैं जिस पर 2 हेड अपीयर हों, यानी कि 2 हेड आए हों
थर्ड से हम कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पे हेड हो चाहे टेल हो, लेकिन 2 हेड होने चाहिए, ठीक है। इवेंट ई हमने वो ले लिया। इवेंट एफ जो है वो कहता है कि लास्ट कॉइन शो टेल, जो आखिरी कॉइन है ना थर्ड वाला, वो हमें टेल शो करे, ठीक है। फर्स्ट पे हेड हो टेल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेकंड पे हेड हो टेल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लास्ट हो ना थर्ड, जहाँ जैसे यहाँ पे हमारे पास हेड है, यहाँ पे टेल है, यहाँ पे हेड है, यहाँ पे फिर हेड है, यहाँ पे फिर टेल है, तो हमें जो इवेंट एफ मिला है वो ये कह रहे हैं कि जो हमारा लास्ट आखिरी कॉइन है उस पर क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए, वो वाले सैम्पल पॉइंट्स लें। अब इस पूरी सैम्पल स्पेस में हम देखें तो हमारे पास कौन कौन से ऐसे सैम्पल पॉइंट्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये 4 ही हमारे पास ऐसे सैम्पल पॉइंट्स थे जो हमने एफ़ के लिए लिख लिए। ये इवेंट ई ले लिया जिसमें एटलीस्ट 2 हेड थे, हेड 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 हेड, देखें 2 है ना, ये इवेंट ई ले लिया। और यहाँ पे क्या था कि एंड पे टेल आए, वो हमने एक इवेंट ले लिया, ठीक हो गया, दोनों इवेंट आ गया। आगे अब देखते हैं कि हमने इसका करना क्या है। अब ये फार्मूला देखें कि हमने एक तो सबसे पहले जो काम करना है वो हमने लेना है ई इंटरसेक्शन एफ़, ओके। ई हमने ले लिया, एफ़ भी ले लिया, इनका इंटरसेक्शन निकालना है। वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ई और एफ़ का जब आपने इंटरसेक्शन लिया तो सिर्फ एक ही पॉइंट था, एच टेल, ये जो कॉमन आ रहा था वो पॉइंट हमने ले लिया। क्या हुआ, एक ही ऐसा पॉइंट था जो कॉमन आ रहा था वो हमने ले लिया। तो नंबर ऑफ़ सैम्पल पॉइंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ़ इक्वल किसके हैं, 1 के, क्योंकि एक ही पॉइंट है, ठीक हो गया। एफ़ के लिए जो नंबर ऑफ़ सैम्पल पॉइंट्स हैं वो कितने हैं, 4 है, क्योंकि हमारे पास जो एफ़ इवेंट है उसमें 4 ही सैम्पल पॉइंट्स हैं। इसी तरह टोटल सैम्पल स्पेस के कितने पॉइंट्स हैं, 8 हैं। क्लियर, ये चीज़ें आपको पहले से भी पता हैं। तो ये नंबर आ गए हमारे पास 4, ये आ गया 8 और ये है 1। अब हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ़। तो प्रोबेबिलिटी की जो बेसिक डेफिनेशन है हमने उसको फॉलो करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ़ क्या होगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ़ ओवर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, ओके। नंबर ऑफ़ फेवरेबल और नीचे क्या होता है, टोटल सैम्पल स्पेस के जो पॉइंट्स होते हैं वो वाले, ठीक है। तो हमने इसको फेवर दिया, ई इंटरसेक्शन एफ़ निकालना था, उसका कितने पॉइंट्स हैं, 1 है, और टोटल सैम्पल स्पेस के कितने पॉइंट हैं, 8 हैं, ओके। अब नीचे जो था पी ऑफ एफ़ था, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ़, इसकी हमने निकालनी थी। तो इसकी भी हम उसी ही फार्मूले से निकालेंगे कि एन ऑफ़ एफ़ ओवर एन ऑफ़ एस, जो हमारी बेसिक प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है उसके मुताबिक हम ये वैल्यूज़ निकालेंगे। पहले ई इंटरसेक्शन एफ़ के लिए, फिर पी ऑफ एफ़ के लिए, ओके। वो निकाल ली। ये है एन ऑफ़ एफ़ क्या है, 4 है, एन ऑफ़ एस क्या है, 8 है, 4/8 1/2 आ गया, ठीक है। अब उस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फार्मूले की तरफ चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ़ इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ़ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ़। ये ई नहीं है, एफ़ है, गलती से मैंने ई लिख दिया, एफ़ है, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ़ क्या हमने फाइंड किया है, 1/8, ओके। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ़ हमने क्या फाइंड किया है, 1/2। तो जब आप ये इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/8, तो 1/4 आंसर है, ओके। अगर हम वो जो दूसरी हमने डेफिनेशन अप्लाई की थी, ये वाली पॉइंट्स वाली, ये वाली एन ऑफ़ ई इंटरसेक्शन एफ़ ओवर एन ऑफ़ एफ़, अगर उसके मुताबिक देखें तो इस कंडीशन के मुताबिक ये जो हमारे पास फार्मूला है एन ऑफ़ ई इंटरसेक्शन एफ़ क्या है, हमारे पास 1 है, ये देखें, ये 1 है, ये वाला, ठीक है। और नीचे क्या है, एन ऑफ़ एफ़ है, यही है ना, ये देखें एन ऑफ़ एफ़ है, तो एन ऑफ़ एफ़ क्या है, 4, 1/4, यही फार्मूले के मुताबिक। इस फार्मूले के मुताबिक भी आंसर सेम है, लेकिन हमने जो फॉलो करना है, हमने प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला फॉलो करना है, पॉपुलर वही है, ज़्यादा वही यूज़ होता है, तो हमने उसी के मुताबिक चलना है, इसको फॉलो नहीं करना, क्लियर है। आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ करते हैं हम इसकी, बहुत आसान सी हैं, बहुत ही ईजी हैं। इफ़ ई एंड एफ़ आर 2 इवेंट्स एंड एस इज़ अ सैम्पल स्पेस, ठीक है, कि आपके पास 2 कोई इवेंट हैं, ई और एफ़, और एक सैम्पल स्पेस है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई एफ़ इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ़ बाई एफ़ इक्वल टू 1।
उसके कहने का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई एफ भी इक्वल टू 1 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई एफ भी इक्वल टू 1 है। ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टीज़ आगे हम कर रहे हैं। ये नंबर 1 प्रॉपर्टी है, तो वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस बाई एफ, ठीक है, कोई इवेंट है, इसी तरह इवेंट को ही इवेंट से माइनस कर रहा है, तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। ये भी 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल। हम दोनों को प्रूफ करेंगे। पहले इसको प्रूफ करेंगे ये कैसे 1 के इक्वल आता है, फिर हम इसको प्रूफ करेंगे ये कैसे 1 के इक्वल आता है। ठीक हो गया बाय फार्मूला, ठीक है। वी नो डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। सॉरी, यहाँ पे एफ आना, मैंने ई लगा दिया फिर, तो ये एफ है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्लियर है? आगे चलें, ठीक है। तो अगर उस फार्मूले को देखते हुए मैं इसका फार्मूला बनाऊं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई एफ का फार्मूला बनाऊं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ को देखते हुए अगर मैं फार्मूला बनाऊं प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई एफ, तो वो क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यही फार्मूला बनेगा, ठीक है। और हम जानते हैं एस इंटरसेक्शन एफ क्या होता है? एफ ही होता है। वो कैसे? एफ कोई इवेंट होता है और एस क्या होता है? टोटल सैम्पल स्पेस। टोटल सैम्पल स्पेस का इंटरसेक्शन लें किसी इवेंट के साथ तो हमें आंसर क्या मिलेगा? एक इवेंट ही मिलेगा, टोटल सैम्पल स्पेस नहीं मिलेगी, क्योंकि हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं, यूनियन नहीं कर रहे। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा पी ऑफ एफ, नीचे भी पी ऑफ एफ है, तो आंसर हो जाएगा 1। क्लियर? जब हम दूसरे की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? दूसरा हमारे पास था प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई एफ इक्वल है 1 के। वो कैसे? इसका भी वही फार्मूला, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला जो फार्मूला है उसके मुताबिक अगर हम इसको लिखें तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एफ इंटरसेक्शन अगेन एफ आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एफ इक्वल हो जाता है 1 के। क्लियर? बहुत ही आसान इसकी वो कंडीशन थी, ठीक है, जो पहली प्रॉपर्टी थी, बहुत आसान है। अब आ जाते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये हमारे पास एक फार्मूला भी है, ठीक है, हमने कल पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो, जिसमें हमने नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स लिए थे, एडिशन रूल वाला, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये हमारे पास वो कहता है ए बी एंड एफ आर 3 इवेंट्स, एस इज़ अ सैम्पल स्पेस, ठीक है। कोई हमारे पास 3 इवेंट्स हैं, ए बी और एफ, और एस क्या है? एक सैम्पल स्पेस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ। क्लियर है? समझ आ गई कि हमने जो फाइंड करना है ये वाली हमने प्रॉपर्टी सेकंड प्रूफ कर दी है। और ये जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है ना पी ऑफ एफ, ये नॉट इक्वल टू 0 होता है ऑलवेज, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ, और इसको फिर अगेन हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला सीखा है ना उसके मुताबिक लिखेंगे। उसके मुताबिक लिखेंगे तो क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ। क्लियर है कि यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ पर जो भी होगा उसका इंटरसेक्शन लिया जाएगा उसके डिनोमिनेटर के साथ। क्लियर है? तो ऊपर है ए यूनियन बी, इसका हमने इंटरसेक्शन लिया किसके साथ? एफ़ के साथ। नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ओके, अगर हम इस अंदर वाली वैल्यू को उठाएं, अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, अंदर वाली वैल्यू को लें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ़, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि ये आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा होगा कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ़ जब होता है तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एफ़ हो जाता है, यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ़ हो जाता है। ये हमने फार्मूले पढ़े हुए थे जिसमें वो आई थिंक डी मॉर्गन, नहीं सॉरी, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है या एसोसिएटिव लॉ है, जो भी है, बहरहाल ये एक फार्मूला है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ़, जब आप ए इंटरसेक्शन एफ़ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने अब इसकी जगह क्या करना है? इसको यूज़ करना है। क्लियर है? इसकी जगह हम सिंपली इसको लिख देंगे। ओके,
लिख लिया। कैसे लिखा देखते हैं, ये लिख लिया हमने, ठीक है। ये हमने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ, नीचे है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो हम इसको, इस फार्मूले को अगेन किस तरह लिखते हैं कि हमारे पास ये होता है ए यूनियन बी इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, एक मिनट, ये इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और ये हमने कल फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ओके। तो ये आ गया हमारे पास। इस फार्मूले के मुताबिक हम इस पूरी वैल्यू को कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ़ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ़, फिर मैंने ई लिख दिया, तो ये एफ़ है, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ़ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ़ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ़ इंटरसेक्शन एफ़ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ़, ओके। इस पूरे जो हमारे पास ये जो वैल्यू है इसको हमने इस फार्मूले के तहत लिख लिया, इस वाले फार्मूले के तहत ये लिख लिया, ओके। अगर हम इस फार्मूले को देखें तो ये क्या है, बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो उसके मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस एफ़। अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला देखें तो हम इसको, इस पूरी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस एफ़ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं बी माइनस एफ़, और इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एफ़, ठीक है। अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को देखें तो वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू एफ़, ई माइनस एफ़ होता है ना, तो हम यहाँ लगाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ़ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ़। तो यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन एफ़ है तो हम यहाँ पे लगा लेंगे ए माइनस एफ़, बी है तो बी माइनस एफ़, ए इंटरसेक्शन बी है तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस एफ़ लगा लेंगे, क्लियर, ओके। अब लास्ट जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3, वो प्रूव कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस एफ़ इक्वल है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस एफ़, ओके। हमने इसको प्रूव करना है, ये कैसे है, तो हम ये लेते हैं, ये हमने अभी प्रूव किया था, जो पहली प्रॉपर्टी में प्रूव किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई एफ़ इक्वल होता है 1 के। तो मैं इस एफ़ को, हमने एक पढ़ा था कि ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है एस के। मैंने आपको कहा था ना कि आपने जो मर्ज़ी इवेंट लेना है, उसी इवेंट का अगर आप यूनियन लें उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो हमारे पास टोटल सैम्पल स्पेस बन जाती है। तो यही है ना, तो मैंने इस टोटल सैम्पल स्पेस की जगह मैंने क्या लिखा, ई यूनियन ई डैश, ओके, ई यूनियन ई डैश लिख लिया, माइनस एफ़ इक्वल है 1 के, ओके। तो फिर क्या हुआ, इसको अगर मैं ये कहूँ कि ये आपके पास जो दो इवेंट हैं ई यूनियन ई डैश, ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, और उसके लिए हमने कल फार्मूला पढ़ा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए हमने क्या पढ़ा था, कल फार्मूला पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हमने इस ई यूनियन ई डैश की जगह क्या लगाना है, ई बाई एफ़ प्लस ई डैश बाई एफ़, दोनों के साथ नीचे बाई एफ़ तो आएगा ही आएगा। हमने सिर्फ इसको देखना है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो ए यूनियन बी का था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ई डैश, तो हम यही लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ़ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बाई एफ़ इक्वल है 1 के, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ़ एज इट इज़ यहाँ पे रखा, इसको उठा के उधर ले गए, ये माइनस हो गया, तो ये हमने थर्ड भी प्रूव कर लिया। ये 3 प्रॉपर्टीज़ थी इसकी जो हमने प्रूव कर ली, ठीक है। इसके बाद जो लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह हम ईद के बाद करेंगे, तो तब तक अल्लाह हाफ़िज़।